तो यहाँ पर अजय हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइंड है कि अगर आप लोगों को CO2 की प्रेजेंस जज करनी है तो उसकी प्रेजेंस को किस तरीके से देखा जा सकता है। CO2 की प्रेजेंस जज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लेट लाइम का या फिर लाइम वाटर का यूज़ करते हैं। इसे आप लोगों ने स्टडी किया होगा अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी। होता क्या है कि जब लाइम वाटर के अंदर आप CO2 को पास करते हो तब ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, एक कलर होता है, और ये सोल्यूशन कुछ मिल्की कलर के अंदर चेंज हो जाता है या आपको वाइट प्रेसिपिटेट नजर आने शुरू हो जाते हैं, विच विल डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट कि ये क्या रिलीज हुई है, यहाँ पर CO2 गैस का रिलीज देखा गया है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर इस सोल्यूशन के अंदर काफ़ी एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 को पास कर दोगे तो ये भी सोल्यूशन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट के अंदर, जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। यानी अब जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि पहले कलर क्यों नजर आ रहा था, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहे थे, प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ होगी जो पानी के अंदर सोल्यूबल होगी तो वो अपना कलर नहीं शो करेगी। अब जो ये लाइमस्टोन होते हैं, चौक, मार्बल, ये सब इसी की कोई ना कोई वेराइटी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की किसी न किसी तरीके की वेराइटी होती है। तो अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन गिवन है कि अगर मेटल कार्बोनेट को मिक्स किया जाएगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो आपको हमेशा मिलेगी सॉल्ट, साथ में वाटर, और गैस कौन सी रिलीज होएगी, CO2 गैस यहाँ पर आपको रिलीज होती हुई नजर आएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसिड और बेसिस की रिएक्शन। अब देखो एसिड और बेसिस की रिएक्शन कोई नई नहीं है, सबको पता है एसिड और बेस की रिएक्शन किस तरीके से होती है। अगर आप किसी भी एसिड और बेस को दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो रिलीज क्या होएगी, एक साल्ट बन जाएगी और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। यानी और इस रिएक्शन का नाम क्या है रजय, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन चैप्टर को स्टडी कर लिया है तो आप लोग मुझे बताओ कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप लोग वो बताना होगा मुझे। तो इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट भी है जो जनरली लैब्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। होता क्या है, हम इस फ्लास्क के अंदर क्या ले लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ बेस ले लेते हैं। ठीक है, और हम ये जो आपके पास लंबी सारी आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसके अंदर आप क्या भर लेते हो, इसके अंदर आप एसिड भर लेते हो, जैसे HCl यहाँ के अंदर भरा हुआ है। और उसके अंदर आप क्या डाल लेते हो, कुछ इंडिकेटर डाल लेते हो जिसका क्या नाम है, फिनोफ्थलीन। अब ये फिनोफ्थलीन जब भी बेस के अंदर होगा तो इसका एक कलर आएगा, पर्पल या पिंकिश कलर होगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसके अंदर क्या डालते जाओगे, एसिड डालते जाओगे, और एसिड को आपको कैसे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे डालना है, धीरे धीरे डालना है। तो इसका कलर क्या है, धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, लाइट होता जाएगा और बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। जब ये कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाए तब आप लोग को ये समझ लेना है कि ये अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यानी पूरा का पूरा बेस जो है वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट कर चुका है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन भी गिवन है, NaOH जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हमारी सबसे पसंदीदा सॉल्ट जो है बन जाएगी, NaCl बन जाएगी, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। और अब हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ। अब ये रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ जान लेनी है। हमारे पास दो तरीके के ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो तरीके के ऑक्साइड हो सकते हैं। एक तो आप ऑक्साइड बना सकते हो किसके साथ, मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ, जैसे Na2O बना लिया, ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एक आप ऑक्साइड बना सकते हो किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स के साथ ऑक्साइड कैसे बनेगा, जैसे आप कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे आपने SO2 ले लिया, ठीक है, CO2 भी एक नॉन मेटल ही हो गया, कार्बन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही हो गया। अब होता क्या है रजे, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उन सबका नेचर कैसा होता है, बेस के जैसा नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेस की तरीके का नेचर होता है। और जो भी नॉन मेटल से बनने वाले ऑक्साइड होते हैं उन सबका नेचर कैसा होता है, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। वो सब नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी मेटल ऑक्साइड जो कि किस तरीके से बिहेव करता है, बेस की तरह से बिहेव करता है, उसे जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये एक नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह रिएक्शन होती है। उसी तरीके से एक सॉल्ट बनता है और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं एज एन
बेस। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई है कॉपर के ऑक्साइड की CuO, उसकी रिएक्शन कराई है हमने HCl के साथ, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिला है, एक सॉल्ट मिली है CuCl3, और साथ में क्या रिलीज हो गया है, वाटर रिलीज हो गया है। अब रजे, अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर की वीडियो देखी है तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्दर, अब अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, अब नॉन मेटल के ऑक्साइड हम लोगों ने आपको अभी समझा दिया है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एसिड की तरह से। तो अब इनकी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो उसी तरीके से क्या बन जाएगी, कोई ना कोई सॉल्ट बन जाएगी, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो आई होप आपको याद हो गया हो। अगर आप किसी भी मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो उसे रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, एक सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड के अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर का रिलीज देखने को मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सारे एसिड और बेसिस में, ये सारे एसिड और बेसिस में इनमें कॉमन क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को समझ में आएगा कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। इन दोनों में कॉमन चीज़ है एक तरीके का हाइड्रोजन का आयन। दोनों ही एसिड और बेसिस में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है। बट अब इस हाइड्रोजन की हमें इंपॉर्टेंस समझनी है। इंपॉर्टेंस हम किस तरीके से देखते हैं कि एक्टिविटी के बेसिस पे देखो कि अगर आप लोगों ने क्या लिया है, आप इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो वाटर की, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते वक्त आपको वाटर में क्या ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड एसिड इन वाटर। अगर आप पानी के अंदर एसिड ऐड करोगे तभी ये क्या है, ये जो आपका सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आप उसके अलावा पानी के अंदर कुछ और डाल दोगे, जैसे ग्लूकोज डाल दोगे या अल्कोहल डाल दोगे, तो ये क्या है, दीज आर नॉट एसिड्स, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। तो ये सब क्या है, इन सब की प्रेजेंस में जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एसिड्स को जब भी आप पानी के अंदर के जो है मिक्स करते हो तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, वो आयंस फॉर्म कर लेता है। कौन से आयंस फॉर्म कर लेता है, H पॉजिटिव वाले आयंस को क्या है वो फॉर्म कर लेता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए एंड फर्दर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और रिएक्शन, अभी हमने ये तो समझ लिया कि एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है, बट एसिड के लिए पानी की क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो हम समझ लेते हैं। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम एक नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। मान लो हमने NaCl ले लिया है, ठीक है, और उस NaCl के अंदर हम कुछ अमाउंट ऑफ क्या ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। जब आप NaCl और H2SO4 की रिएक्शन कराते हो ना, तो अब रिलीज क्या होता है, HCl रिलीज होता है, और हाइड्रो मतलब क्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और ये रिलीज लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, यानी इसकी गैस बनती है। जैसे अभी रिएक्शन हुई है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 ले रहा है, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या ऐड किया जा रहा है, सॉरी NaCl ले रखा है, धीरे धीरे उसके अंदर एसिड को ऐड किया जा रहा है और उसको कॉक से बंद कर दिया। अब यहाँ से क्या रिलीज हो रही है रजय, यहाँ से HCl गैस जो है रिलीज हो रही है। अब देखो HCl का नेचर क्या होता है रजय, HCl का नेचर होता है एसिडिक, एसिड होता है ये। तो अब ये अगर ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, रेड कलर में चेंज करेगा। तो अब होना तो यही चाहिए। अब जैसे ही HCl गैस इसके अंदर से बाहर आएगी और इसके पास यहाँ पे आदमी क्या लेके खड़ा है, ये लेके खड़ा है कोई ब्लू लिटमस पेपर। अब जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो साथ के साथ क्या होना जाना चाहिए, ये रेड कलर के अंदर चेंज हो जाना चाहिए, पर ये रेड कलर के अंदर चेंज नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है, इसकी इंपॉर्टेंस किस में लाई करती है, वाटर के अंदर लाई करती है। क्योंकि होता क्या है रजे, कोई भी एसिड एसिड क्यों है, अभी हमने पीछे ही समझा, कोई भी एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर सकता है, H पॉजिटिव के आयंस फॉर्म कर सकता है। पर H पॉजिटिव के आयंस फॉर्म करने के लिए नेसेसिटी क्या है कि एसिड के पास क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यानी अगर कोई भी एसिड आप लोगों के पास है तो वो तब तक एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा जब तक उसके कांटेक्ट में क्या नहीं आ जाता, वाटर नहीं आ जाता। जब तक एसिड के कांटेक्ट में वाटर नहीं आ जाता तब तक वो एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि अभी आप ये रिएक्शन की फॉर्म में देख सकते हो कि जैसे ही HCl के अंदर क्या डिसॉल्व होगा, पानी, तभी क्या बनेंगे, H पॉजिटिव के आयंस बनेंगे। और ये H पॉजिटिव के आयंस किस तरीके से बनते हैं, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में बनते हैं। जैसे H पॉजिटिव H2O के कांटेक्ट में आएगा तो ये H3O पॉजिटिव के आयंस बना लेगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एसिडिक नेचर के लिए
रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये चीज़ सिर्फ एसिड्स के लिए नहीं है, ये चीज़ बेसिस के लिए भी है। अब बेस की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि ये रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। पर ये हाइड्रोक्सिल आयन्स भी क्या है रजे, ये हाइड्रोक्सिल आयन्स भी वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज होते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हाइड्रोक्सिल आयन्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, या हाइड्रोक्सिल आयन्स भी आएंगे नहीं हमारे पास। ठीक है। अब बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। एक जनरल टर्म है, बीच में लिखी हुई थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो अब ये भी चीज़ वही चीज़ें रिपीट करके हमें दे रखी हैं कि अगर एसिड और बेसिस को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, एसिड और बेस की तरह। और तभी ये न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन जो हम अब तक स्टडी करते आ रहे हैं वो अकर होगी। इंस्पाइट अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम डिल्यूजन बोलते हैं, या डाइल्यूट करना भी बोल सकते हैं, टू डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी एसिड के अंदर पानी को ऐड करना। ठीक है। जब भी आप किसी एसिड या बेस के अंदर, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के अंदर आप क्या ऐड करते जाते हो, पानी ऐड करते जाते हो, तो जितना ज़्यादा आप उसके अंदर पानी ऐड करते हो तो हम बोलते हैं उतनी ज़्यादा हमने उसकी क्या कर दी है, डाइल्यूशन कर दिया, उतना ही ज़्यादा हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइल्यूट बना दिया है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को समझनी है कि हमने एसिड और वाटर को मिक्स करना है। देखो अब रजे, मिक्स करने के दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ये हो कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हो, एसिड लिया और उसके अंदर क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप लोगों ने पानी लिया और उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो। तो कौन सा तरीका सही होगा रजे? अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ भी सकता है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि आप पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालो। अगर आपने ये किया तो ब्लास्ट हो जाएगा रजे, धमाका हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रजे, होता क्या है कि एसिड को सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, सारा का सारा एसिड क्या है, वो आयनाइज हो जाएगा। सारा का सारा एसिड क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे अगर आपने एसिड के बड़े सारे बीकर में थोड़ा सा एक ड्रॉप भी पानी डाला तो ये सारा का सारा एसिड क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होएगी, बहुत सारी हीट रिलीज होएगी, जिससे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ये एसिड के ड्रॉप्स उठने लगे एकदम से और ये आपके हाथ पे, आपके फेस पे भी गिर जाएं, जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो किया क्या जाता है, अगर हमने किसी भी एसिड को डिल्यूट करना है तो हम उल्टा काम करते हैं, हम पानी लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं, ताकि धीरे धीरे एसिड जाए, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो और आपको डाइल्यूट एसिड मिल जाए। कभी भी ये काम आप लोगों ने नहीं करना है और फर्दर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ठीक तरीके से आंसर भी करना है। अब एसिड और बेस का सोल्यूशन कितना स्ट्रांग है वो आप लोग को इस तरीके से पता लगता है। देखो हमने इंडिकेटर पढ़ लिए, इंडिकेटर हमें ये तो बता देंगे कि कोई एसिडिक है या बेसिक है। तो अब एसिड और बेसिस में भी कैटेगरी होती है। ठीक है। कोई एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई एसिड कम स्ट्रांग होता है, कोई बेस कम स्ट्रांग होता है, कोई बेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा वीक है, वो हमें किस तरीके से पता लगता है। उसे पता लगाने के लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ती है, हमें किसी भी एसिड और बेस की क्या फाइंड करती है, पीएच वैल्यू। अब आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पी होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, एच हमेशा कैपिटल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब होता क्या है, या इसे पी को पोटेंस भी बोला जाता है जर्मन भाषा के अंदर। अब ये पीएच जो स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ में लाई करता है, ये लाई करता है 0 से 14 के अंदर। किस में लाई करता है, 0 से 14 के अंदर। अब होता क्या है कि अगर अब जैसे स्केल है 0 से 14 तक का, इसका मिड पॉइंट क्या है, 7। अगर किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू क्या आती है, 7, तो ये क्या माना जाता है कि ये न्यूट्रल है। अगर पीएच इससे कम आती है तो इस वाली साइड पे कोई भी चीज़ एसिड होगी, अगर ज़्यादा आती है तो यहाँ पर मतलब वो क्या होगा, एक बेस होगा। अब किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू जितनी कम आएगी, ठीक है, 7 से जितनी कम आएगी, मान लो एक की वैल्यू आई 1, एक की वैल्यू आई 2, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, जो 1 वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरीके से अगर कोई बेस है, एक की वैल्यू आई है 9, एक की वैल्यू आई है 12, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, जो 12 वाला होगा वो ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पीएच स्केल से किसी भी चीज़ की, किसी भी एसिड, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है, उसे आप लोग कंपेयर
कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये पीएच स्केल गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लिटमस सॉल्यूशन दिखाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्केल होता है कलर वाला, जिसके जिसके साथ हम मेजर करके बता देते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है। तो वो पीएच स्केल यहाँ पर भी गिवन है। ये कलर होता है, हम क्या है जो सोल्यूशन के कलर को स्केल के साथ मैच करके देख लेते हैं कि इसके ज़्यादा ज़्यादा साथ ये रिसेम्बलेंस शो कर रहा है, ज़्यादा सेम शो कर रहा है। तो जिसके साथ वो ज़्यादा सेम होता है मतलब उतनी उसकी क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है। और उस हिसाब से हम पीएच वैल्यू को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इस पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है। तो इस पीएच की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे और बहुत सारे मेजर यूजेस हैं। यूजेस क्या हैं, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि हमारी बॉडी की पीएच क्या होती है, हमेशा 7 से 7.8 यानी हल्की सी बेसिक होती है। अगर हमारी बॉडी की पीएच इससे ज़्यादा कम होगी या ज़्यादा होगी तो इरिटेशन होने लग जाएगी, आप लोग बीमार हो जाओगे। फर्दर जो एसिड रेन्स होते हैं जो हम समझ रहे हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर रही हैं, यूजुअली ताजमहल के बारे में तो हम बहुत डिस्कशन देखते हैं, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 5.6। अब देखो इसकी पीएच क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, तभी से क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। और फर्दर हमारे पास एक प्लैनेट है वीनस, जिसके जो एटमोसफियर है वो येलोइश क्लाउड से बना हुआ है, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। तो वो इसीलिए देखो वो मतलब क्या है, वो लाइफ के लिए दैट इज़ नॉट सुटेबल, तभी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी सॉइल की पीएच। अब सॉइल की पीएच हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स कहाँ से आते हैं, हमारी सॉइल से आते हैं। तो आप लोग देख रहे हो इनकी पीएच कहाँ से कहाँ में लाई करती है, 5.5 से 7.5, यानी सॉइल की पीएच है वो हल्की एसिडिक होती है। अब जो सॉइल होते हैं ना जैसे, वो भी काफ़ी कैटेगरी की होती है। तो अब जैसे सॉइल की पीएच अब यहाँ पे 2 पॉइंटर तक की स्केल है, 5.5 से 7.5 तक की है यहाँ पे। तो अब जिस तरीके की क्रॉप होएगी उस तरीके की आपको सॉइल चाहिए होएगी। वो सॉइल की कैटेगरी क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक सॉइल की अपनी पीएच वैल्यू होएगी और वो प्लांट वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे उसको उसकी पीएच वैल्यू क्या मिलेगी, सुटेबल मिलेगी। और फर्दर पीएच की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि हमारी जो स्टमक होती है उसके अंदर उसकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर से हमारे फूड के डाइजेशन के लिए क्या रिलीज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ HCl, कुछ अमाउंट ऑफ HCl एसिड जो होता है वो रिलीज होता है। अब ये HCl क्या है, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर कभी कभी होता क्या है, हम लोग काफ़ी फ्राइड खाना खा लेते हैं जिसके रिस्पॉन्स में हमारी जो स्टमक है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl रिलीज कर देती है। अब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl क्या कर देता है, हमें एसिडिटी कर देता है। और उस एसिडिटी के कारण हमारी स्टमक लाइनिंग में क्या होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है। यहाँ इरिगेशन लिखा गया, यहाँ पे इरिटेशन आएगा। ठीक है, इरिटेशन होना स्टार्ट कर देती है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और उसको नलीफाई करने के लिए हमें क्या करनी होगी, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर बॉडी में ज़्यादा एसिड आ गया है तो बेस डालो, उस बेस में लिए हम क्या डालते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप लोगों ने देखा होगा पिंक कलर की एक दवाई भी आती है। ठीक है, दैट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। ये एक एंटी एसिड मतलब अगेंस्ट एसिड वर्क करती है। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। फर्दर आपको हाइड्रोक्साइड वर्ड आ गया, OH नेगेटिव आयन आया, उस वर्ड से पता लग जाना चाहिए आपको कि एक बेस होगा। इसे कंज्यूम कर लिया जाता है, धीरे धीरे हमारा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होता है और आपकी इरिटेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फर्दर जो पीएच वैल्यू है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है टूथ डिकेज के अंदर भी। टूथ डिके मतलब अगर आपकी जो टूथ, आपका जो टीथ है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, उसकी आउटर कवरिंग को इनेमल बोला जाता है रजे। और हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन वही होता है। अब होता क्या है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से या कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड से बना होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जब भी आप खाना खा लेते हो और अगर उसके बाद आप ब्रश नहीं करते हो तो आपकी जो माउथ के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस इनामल को यूजुअल पीएच के अंदर कभी कुछ नहीं होता, ये वैसी की वैसी पड़ी रहती है। बट अगर यहाँ पर क्या आ गया, कुछ ना कुछ एसिडिक चीज़ आ गई तो एसिड के अंदर ये क्या होना शुरू हो जाती है, ये करोड होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण टूथ डिकेज या टूथ कैविटीज़ का होने का भी डर है। तो उसके लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई ऐसा पेस्ट यूज़ करो जो थोड़ा किस नेचर का है, थोड़ा बेसिक नेचर का है, ताकि अगर आपकी माउथ के अंदर एसिड बन भी रहा है, ठीक है, तो वो उसको नलीफाई कर सके और आपके टूथ बिल्कुल ठीक हो सके।
ठीक है। फिर अब ये सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी किस में देखी जाती है, एसिड और बेसिस की कैटेगरी क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी देखी जाती है। जैसे आपको पता हो वास्प, अगर कोई भी मक्खी वगैरह आपको डंग मार ले तो वो क्या रिलीज कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिलीज कर देती है, तभी आप लोग को खारिश होने लग जाती है, इरिटेशन देखने को मिलती है। तो होता क्या है, हम उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बेस अगर हम लगा सकते हैं, कोई माइल्ड बेस हम लाइक बेकिंग सोडा वगैरह अगर उसके ऊपर लगा दें तो क्या हो जाता है, वो नलिफाई हो जाती है, उसकी इफेक्ट हमें ज़्यादा जलन नहीं होती है। ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये बेसिस वगैरह लगाने की बजाय पुराने लोग क्या है, नेचुरल प्लांट्स का यूज़ करते थे, जैसे डॉग प्लांट या नेटल लीव्स का यूज़ किया जाता था। इनका नेचर भी क्या है, इनका नेचर भी थोड़ा बेसिक नेचर ही है, और अगर ऐसा कोई स्टिंग वगैरह अगर लगता है तो वो उसे नलिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्ट। अब सॉल्ट भी क्या है, काफ़ी कैटेगरीज की हो सकती हैं। सॉल्ट 3 कैटेगरीज में देखी जाती हैं। एक सॉल्ट की कैटेगरी क्या हो सकती है, एक एसिडिक सॉल्ट हो सकती है, कैसी हो सकती है, एसिडिक सॉल्ट हो सकती है, एक न्यूट्रल सॉल्ट हो सकती हैं, और एक कैसी सॉल्ट हो सकती हैं, एक सॉल्ट हो सकती हैं बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है। एसिडिक सॉल्ट कौन सी होती हैं, जो बनती हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की रिएक्शन के साथ बनती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बेस कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे बनती हैं, जहाँ पे एसिड और बेस उन दोनों दोनों की मतलब दोनों ही स्ट्रांग हो या दोनों ही वीक हो, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। और बेसिक सॉल्ट कब बनती है, बेसिक सॉल्ट तब बनती है जब आपने स्ट्रॉन्ग क्या ले रखा हो, बेस तो आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग ले रहा हो, और एसिड क्या ले रखा हो आपने, वीक ले रखा हो, तब सॉल्ट कौन सी बनती है, बेसिक। जो न्यूट्रल सॉल्ट होती है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, एसिडिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू 7 से कम, और बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा देखने को मिलती है, जो यहाँ पर मैंने सम अप करके लिख भी रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं हमारी सॉल्ट्स के बारे में। देखो हमने एसिड बेसिस बहुत स्टडी कर लिए हैं। अब जो सॉल्ट होते हैं ना, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगला हमारा काम क्या होगा, अगला हमारा काम होगा इनके बारे में स्टडी करना, एसिड्स और सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करना। तो जो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ सॉल्ट हमारे पास आती है, सबसे पहली कैटेगरी ऑफ हमारे पास सॉल्ट आती है कॉमन सॉल्ट, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, और जो हम घर में डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब ये हमें मिलता कहाँ है, ये हमें समुद्रों से मिलता है, या फिर हमें बेड ऑफ रॉक सॉल्ट से भी मिल सकता है, पत्थरों से भी मिल सकता है। अब इसे यूजुअली एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, हमें सी की इवेपोरेशन कर ली जाती है, और इवेपोरेशन करने के बाद नीचे ये जैसे आप देख रहे हो सॉल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। यूजुअली जैसे आप पहले से इकट्ठा करते हो तो ये हल्का ब्राउन कलर का होता है, घर पे तो आपको वाइट ही मिलता है ना, पहले जनरली ब्राउन कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। तो क्या किया जाता है, इसको क्लीन कर लिया जाता है, सबसे पहले इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है, एंड देन उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। अब कॉमन सॉल्ट को अगर आप लोगों ने लैब्स वगैरह के अंदर अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, उसका तरीका हो सकता है नॉर्मल, आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, जैसे मान लो NaOH की रिएक्शन कर सकते हो HCl के साथ, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आपको NaCl और क्या मिल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसका यूजेस आप लोग को पता ही है। फर्दर इसका हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर NaCl को आप कहीं भी वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो ये दोबारा क्या फॉर्म कर लेगा, ये दोबारा बेस फॉर्म कर लेगा, यानी एक NaOH जिस पेरेंट बेस से ये बना है दोबारा उसी बेस को ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये अभी जो रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है इसी को ही इसी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर स्लाइड में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट आती है वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को गिवन भी है। ठीक है। तो अब ये ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए काम आता है, सबको पता है, ये क्लीनिंग वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है। और इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसे लाइम वाटर, आप लोग को स्लेक लाइम लेना है, उसके अंदर क्लोरीन गैस को पास करना है, एंड देन उसके प्रोडक्ट के स्वरूप आपको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसे यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सबसे पहले कपड़ों में। ठीक है। वुड पल्प को क्लियर करने के लिए अंदर यानी पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। फर्दर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसे काम लिया जाता है इसके अंदर। और ये ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, यानी इसे पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का रजे इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।
आगे देखते हैं। हमारे पास अगला हमारा जो सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को किचन्स के अंदर काफ़ी जनरली और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों ने यूज़ करते हुए देखा होगा। यूजुअली केक्स वगैरह को बनाने के अंदर जब भी आपको किसी चीज़ को फ्लफ़ी बनाना है खाने के लिए, है ना, तो आप क्या यूज़ करते हो? बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और इसे बनाया कैसे जाता है? इसे नॉर्मल नमक से बनाया जा सकता है, NaCl। उसके अंदर थोड़ा पानी, थोड़ी CO2 गैस और थोड़ा अमोनिया डालना पड़ेगा, और उसके प्रोडक्ट के स्वरूप आपको क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा मिल जाएगा। अब बेकिंग सोडा होता क्या है? जनरली देखो, आप बोलते हो ना कि ये बेकिंग सोडा, जैसे आप केक वगैरह के अंदर बेकिंग सोडा डालते हो तो केक क्या हो जाता है? थोड़ा फ्लफी हो जाता है, थोड़ा उठ जाता है, हम बोलते हैं ना। तो ये होता क्यों है? जैसे ही आप बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, अब वो हीट करने के बाद ही होता है। जब ऐसे आप उसे हीट करते हो तो हीट करते साथ ना ये क्या रिलीज करता है? CO2 गैस रिलीज करता है। अब देखो, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी ऐसे कोई थिक सोल्यूशन के अंदर एकदम से अगर गैस रिलीज होएगी ना, तो वो गैस रिलीज होते वक्त क्या करेगी? वो गैस रिलीज करते वक्त वो इस सरफेस को क्या कर देगी? थोड़ा उठा देगी, सरफेस को थोड़ा प्लम्पी बना देगी। ठीक है, जिसके कारण आप देखते होगे उसके ना सरफेस पे आपको पोर्स भी नजर आते होंगे। वो पोर्स किस लिए थे? वो पोर्स इसलिए थे ताकि ये CO2 जो है वो रिलीज हो जाए। अब जैसे CO2 रिलीज होएगी, ये जो आपका केक है वो थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा? फ्लफी हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या है, किचन्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी जो चीज़ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है, दे टोल्ड यू द सेम थिंग ओवर हेयर अगेन। बेकिंग सोडा एक तरीके का एंटी एसिड भी होता है, यानी ये अगर एसिडिटी वगैरह हो जाए तो भी उसे नलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और किसी तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी बेकिंग सोडा को क्या है, ऐड किया जाता है। ठीक है। अब अगला हमारे पास आ जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक तरीके की सॉल्ट ही है, जिसे हम यूजुअली अपने घरों के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला यहाँ पर गिवन है, और इसके साथ जो ये पानी अटैच है ना, .10H2O, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसे। ठीक है। अब होता क्या है, इसे भी ग्लास सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। बोरैक्स एक तरीके का केमिकल है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनजिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। और वाटर की हार्डनेस को, कभी कभी पानी जो होता है ना, बोलते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, वो काफ़ी हार्ड वाटर होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के आइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम वाले आइंस वगैरह तरीके के आइंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या बनाते हैं? हार्ड वाटर बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप जनरल लोकल भाषा के अंदर हम शोरे वाला पानी बोल देते हैं। तो उसके हार्ड वाटर को भी ट्रीट करने के लिए वॉशिंग सोडा उसके अंदर कुछ अमाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिस्टल्स वगैरह बनते हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात की है, तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। होता क्या है ना रजे, हम लोग जब भी कोई क्रिस्टल देखते हैं, जैसे आप लोगों ने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स देखे होंगे, तो आप लोगों को क्रिस्टल नॉर्मल क्रिस्टल लगते होंगे, ड्राई क्रिस्टल लगते होंगे। पर वो ड्राई क्रिस्टल नहीं होते। असल में उनके साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी जो है वो अटैच होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं। इसे आप देख कैसे सकते हो? आप कॉपर सल्फेट ले लो, मान लो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ले लो। ये जनरली ये वाला कॉपर सल्फेट ना ब्लू कलर का होता है। जैसे अगर नॉर्मल आपने बाहर रखा है ना उसे कहीं पे भी, तो ये ब्लू कलर में दिखेगा। थोड़ा टेस्ट ट्यूब के अंदर लो, इसे हीट करना, और जैसे जैसे आप इसे हीट करते जाओगे ना, ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट अपने ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा विदाउट एनी वाटर। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर वाइट होता है। इसका मतलब जो आप क्रिस्टल्स वगैरह देखते हो ना, दे आर जनरली नॉट ड्राई क्रिस्टल, वो अपने साथ क्या ले लेते हैं? कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लेते हैं। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और होता है, जो है जिप्सम, जिसे आपको समझना है। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, जिसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं। कितने? 2। अब होता क्या है कि जब जिप्सम को आप हीट करते हो ना, तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके CaSO4.12H2O के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, हेमीहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर होता है ना किसी को, तो उसको क्या लगाया जाता है? प्लास्टर लगाया जाता है। तो जो प्लास्टर होता है ना, वो असल में यही होता है, जिप्सम ही होता है। ठीक है, और इसका नाम भी क्या रखा गया है? इसका नाम भी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आप इसको हीट करते हो ना, तो ये धीरे धीरे अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको मोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जैसे ही इसके ऊपर दोबारा वाटर डाला जाता है, ये एक हार्ड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? दोबारा इसके अंदर अगर पानी ऐड कर दोगे ना, दोबारा ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा।
ठीक है। एंड दस ये क्या है, ये एक हार्ड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर यूज़ किया जाएगा। अब होता क्या है कि इसके अंदर हाफ H2O डाला गया। अब इसमें हाफ H2O आपको लग रहा होगा कि मैम हाफ H2O का मतलब क्या, पानी काट के डाल, नहीं। हाफ H2O का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल है ना, अगर यहाँ पे एक H2O है तो उसके साथ दो CaSO4 जुड़े होंगे, ठीक है। दो CaSO4 इसके साथ जुड़े होंगे, एक इधर वाली साइड पे और एक रजे इधर वाली साइड पे एक CaSO4 जुड़ा होगा। हाफ H2O का मतलब ये नहीं है कि एक CaSO4 के साथ आधा पानी काट के मैं जोड़ दूंगी, नहीं। इसका मतलब होता है कि एक H2O मॉलिक्यूल के साथ दो CaSO4 हमने ज्वाइन करके रख देने हैं, ठीक है। तो अब यही था आपके चैप्टर के बारे में। हेयर योर चैप्टर इज आई गेस फिनिश्ड। So these are the social media links of our academy. If you have any doubt you can reach out to us on these links. Further अगर इस चैप्टर के अंदर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो वीडियो सेक्शन पे, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स हम लोग आप लोग के डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।